तो सुनो, जब भी अपन कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपने को पता नहीं होता है कि अननेसेसरी कौन से एक्सपेंसेस होंगे। तो वो जब अपन प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट करते हैं तब धीरे धीरे जो है वो अलग अलग और चार्जेस जो है वो अपने पर लगते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाती है। तो मैं कहता हूँ कि जब वाइल प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट द डिटेल ऑफ पेटी आइटम्स। मतलब जब भी अपन एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तब अपने को ये पता नहीं होता है, कुछ पेटी आइटम्स होते हैं, यानी कि इनसिग्निफिकेंट विद रेस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि वो सिविल इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में होते हैं, तो वो अपने को पता नहीं चलते उस टाइम जब अपन एस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हेंस देयर लमसम वैल्यू इज कंसिडर्ड। इसलिए इसकी जो लमसम वैल्यू है वो अपन कंसिडर कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिंजेंसी कॉस्ट। कंटिंजेंसी कॉस्ट क्या होती है? ये 3 से 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अपन लेते हैं। तो ये कंटिंजेंसी होती क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। इट इज अनफोर्सेन या इन्सिडेंटल या एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये अपन जो अलग ऐसी कॉस्ट होती है जो अपन प्रिडिक्ट नहीं करते हैं जब अपन एस्टिमेट बना रहे होते हैं। तो ये अचानक ही कोई मान लो कोई इंसिडेंट हो जाता है ना, या फिर कोई अपन कॉलम में क्रैक आ गया है ना, या फिर बीम में क्रैक आ गया, तो उसके लिए अपन क्या बुलाते हैं? स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं विजिट करने के लिए। तब हमें पता चलता है कि इसकी कॉस्ट इतनी आ गई। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको कंटिंजेंसी कॉस्ट में अपन अलग से इंक्लूड कर देंगे और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट का 3 से 5% अपन ले लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? फिर आता है नेक्स्ट, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट मीन्स क्या होता है? ये 1.5 टू 2% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का इसको अपन अलग से इसका एस्टिमेट करते हैं, मतलब एस्टिमेट में ऐड करते हैं। मतलब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट सर्टेन सर्विस आर रिक्वायर्ड, है ना, एक्सपेंस ऑफ विच इज पेड फ्रॉम वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, मतलब कि जब भी अपन कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं उस टाइम क्या होता है, कुछ सर्टेन सर्विस अपने को रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए जो भी खर्चा होता है उसको वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में अपन पेड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? एक तो वॉचमैन हो गया, है ना, वॉचमैन की जो भी सैलरी होगी वो एस्टेब्लिशमेंट में एस्टेब्लिशमेंट से जाएगी। और सेकंड, सिक्योरिटी कैमरा हो गया और सुपरवाइजर हो गया। इस तरीके से जो है चार्जेस हैं वो अपन उन चार्जेस को क्या बोलेंगे? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जो कि 1.5 टू 2% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का होता है। ठीक है ना, मतलब जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी टोटल, उसका 1.5 टू 2% अपन इसका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का ले लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं टूल्स एंड प्लांट्स। अब टूल्स एंड प्लांट्स हो गया, इसमें अपन क्या करते हैं, जब भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने को कुछ टूल्स की जरूरत होती है या कुछ मशीनरी की जरूरत होती है, जो अपन या तो परचेज करते हैं या फिर हायर करते हैं, है ना। क्या हो गया? अच्छा, ओप्पो A1 कौन है? हरीश सिंह है क्या? सतीश पवार? और ओप्पो A1 हरीश सिंह है ना? जी सर। ठीक है, सतीश पवार और विवेक सिंह। ठीक है, अदिति चलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखो, जब भी टूल्स एंड प्लांट्स होते हैं तो उनका अपन जो एस्टिमेट जो है 1 टू 1.5% और प्रोजेक्ट कॉस्ट लेके चलते हैं। इट इज द कॉस्ट ऑफ टूल्स एंड मशीन परचेज या हायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंटल कॉस्ट क्या होती है। डिपार्टमेंटल कॉस्ट होती है इंजीनियरिंग कॉस्ट।
इंजीनियरिंग कॉस्ट जो होती है वो 10 to 15% होती है ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट की। मतलब डिपार्टमेंटल कॉस्ट जो होगी वो क्या है, 10 to 15% होगी ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट की। इट इज द कॉस्ट ऑफ सर्टेन वर्क लाइक डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड सुपरविजन। जो भी सुपरविजन का वर्क होगा या फिर डिजाइन का वर्क होगा या प्लानिंग का वर्क होगा, उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो 10 से 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, आई बात समझ में? ये डिपार्टमेंटल कॉस्ट होगी। अब आ गया सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई। ये अपन लमसम 8% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लेके चलते हैं। जो भी सैनिटरी या वाटर सप्लाई अपन लगाएंगे बिल्डिंग में या प्रोजेक्ट में, तो वो 8% लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का भी 8% लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है कुछ कॉस्ट थी जिसके अकॉर्डिंग अपन मतलब अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का पता चलाते लगाते हैं। और ये कॉस्ट ऐसी है कि मतलब अपने को पता नहीं रहता है कि ये कॉस्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने के बाद आएगी। ठीक है ना, इसलिए अपन इसको भी साथ में कंसीडर करके चलते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग मेथड में। ठीक है ना, ये ओनली फॉर अपन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट मेथड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? हेलो, जो यस भी सर। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें से कोई डाउट या वगैरह कुछ दिक्कत है क्या दिक्कत? बताओ, कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आगे चले अपन। अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें है कि प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। आप यहाँ पे देखते रहिए, थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग with total plinth area of all building as 5000 square meter using following data। तो प्लिंथ एरिया जो रेट होगी वो उन्होंने बताया है कि वो 5000 पर मीटर स्क्वायर है। पर मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है? 5000। कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई है 8% बोल दिया हो ऑफ कॉस्ट बिल्डिंग। और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 8% बोल दिया कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर वो है 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसी 3% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब सुपरविजन चार्ज जो है वो उन्होंने बोल दिया 8% टोटल कॉस्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी टोटल कॉस्ट आएगी उसका 8%। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालने के लिए मेरे को प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ रेट चाहिए। प्लिंथ एरिया क्या है यहाँ पे मेरे पास? 5000 स्क्वायर मीटर। मैंने यहाँ पे रख दिया 5000 स्क्वायर मीटर। अब प्लिंथ एरिया रेट क्या है पर मीटर स्क्वायर की? तो उसने बोला 5000, यानी कि 5000। तो उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 10⁻6। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 करोड़ 50 लाख। 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है, अब मैं कहता हूं वाटर सप्लाई क्या हो जाएगी? वाटर सप्लाई 8% होता है टोटल कॉस्ट का। वाटर सप्लाई कितनी हो जाएगी? 8% होगा। तो 8% अपन क्या कर लेंगे, इसका 0.08 से टोटल कॉस्ट होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8% का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी मेरे पास कॉस्ट? 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिफिकेशन होगी उसका जब मैं वापस, कितना है इलेक्ट्रिफिकेशन? 8%। ये देख रहे हो जो मेरा कर्सर है वो देखो 8% है इलेक्ट्रिफिकेशन का। ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग की 8% है। तो मैं 0.08 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? ये जो मेरे पास कॉस्ट आई है 2 करोड़ 50 लाख, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻6। ठीक है, फिर आर्किटेक्चरल कॉस्ट है। आर्किटेक्चरल कॉस्ट अपने को दे रखी है, ये देखो ये 1% है ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या है? 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है ना, तो अब इससे 1% ले लेंगे तो क्या आ जाएगा?
तो ये पास मेरे पास आ जाएगा 25 लाख है ना ये, हाँ 2,50,000 आर्किटेक्चरल आ जाएगी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी कॉस्ट क्या होगी? तो कंटेंजेंसी कॉस्ट कितना बोला आपने को? कॉस्ट ऑफ कंटेंजेंसी है 3%, ये देख रहे हो 5th पॉइंट पे, कॉस्ट ऑफ कंटेंजेंसी 3% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो मैं यहाँ पे 3% इसका कर लूंगा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ये रही 25 इंटू 10⁶, उसका 3% किया तो फिर मेरे पास आ गया 7.5 इंटू 10⁵। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है ना, फोर्थ, तो सबको मैं क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा। फोर्थ और ये वाली भी वैल्यू है, ये वाली, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब इसके साथ मैं किसको ऐड करूंगा, एक ये, दूसरा ये इलेक्ट्रिशियन, आर्किटेक्चर और कंटेंजेंसी, सारी कॉस्ट को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ये आ गई। अब इस टोटल कॉस्ट से मैं क्या कर दूंगा, इस टोटल कॉस्ट का क्या करना है मेरे को, सुपरविजन चार्ज निकालना है। तो सुपरविजन चार्ज क्या है, 8% ऑफ टोटल कॉस्ट। 8% है टोटल कॉस्ट का, वो क्या लगेगा अपने पास, सुपरविजन कॉस्ट। तो सुपरविजन चार्ज लग जाएगा 8% हो जाएगा 8/100 इंटू टोटल ये है कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁶। तो ये आ जाएगी सुपरविजन चार्ज। अब मेरे पास क्या कह रहा हूँ कि फाइनल जो कॉस्ट होगी बिल्डिंग की वो क्या होगी, जो ये अपने पास 3 इंटू 10⁻7 है प्लस और ये सुपरविजन चार्ज है, ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो 3.24 इंटू 10⁻7 जो है वो बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फाइनल कॉस्ट आ जाएगी बिल्डिंग की। ठीक है, इस तरीके से अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? हेलो, यस सर। कोई डाउट है तो बताओ। डाउट है तो बता दो मेरे को, मैं समझा देता हूँ वापस। ठीक है, दिख रहा है? अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड हो गया। अब अपन डिटेल्ड एस्टिमेट पे जाते हैं। डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में अपन देखेंगे। तो डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है कि जब भी अपन कोई भी एस्टिमेट है उसके एक एक पार्ट का डिटेल से एस्टिमेट करते हैं, है ना, उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसके मेजरमेंट की क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है, वो अपन सारा एक पूरी टेबल बना के उसमें अपन देखेंगे, वो डिटेल एस्टिमेट में आ जाए। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट इन 2 स्टेजेस। इसको 2 स्टेज में अपन प्रिपेयर करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज वर्किंग ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आइटम और प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट। मतलब फर्स्ट स्टेज में अपन देखते हैं कि कौन सी डिफरेंट क्वांटिटीज है, आइटम कितने आइटम हैं जो वर्किंग कर रहे हैं अलग अलग, है ना। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से आइटम हैं और उनकी कितनी क्वांटिटी है जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। और इन द सेकेंड स्टेज कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज वर्कड आउट, यानी कि जो भी आइटम है वो वर्क कर रहा है उसकी प्रत्येक की कॉस्ट कितनी होगी, वो सेकेंड स्टेज हो गया डिटेल एस्टिमेट का। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए इसके डिटेल एस्टिमेट के, तो ये याद रखने अपने को। अब मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ आइटम रिपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ मेजरमेंट शीट एंड कॉस्ट ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट। यानी कि कोई भी क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी की अपन रिपोर्ट करते हैं, क्वांटिटी की अपन रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो अपन कह लेंगे, उसे क्या कहेंगे, मेजरमेंट सीट। उसे अपन क्या कहेंगे, मेजरमेंट सीट। अगर मैं कहता हूँ कॉस्ट जो होगी उसका रिपोर्ट करते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सीट। क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट सीट। कॉस्ट को बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट सीट और जो क्वांटिटी होगी उसको बोलेंगे मेजरमेंट सीट। ठीक है, आई बात समझ में?
तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, कोई डाउट है किसी को? हेलो, किसी को डाउट है क्या? अब देखिए मेजरमेंट शीट जो है वो क्या होती है कि इसमें सीरियल नंबर होगा, एक तो टेबल बनाते हैं इसमें सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 जितने भी होंगे, और डिस्क्रिप्शन होगा आइटम का, कौन सा आइटम है, ठीक है, और कितने नंबर है आइटम, आइटम कितने हैं टोटल, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी कैलकुलेट करके फिर टोटल क्वांटिटी निकाल देंगे उसकी, टोटल उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये तो होगी मेजरमेंट शीट, ठीक है। अब अपन देखते हैं फॉर्मेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब सीरियल नंबर आ जाएगा सेम का सेम, और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा ऑफ आइटम का, कौन सा आइटम है, फिर इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी जो अपन ने निकाली है वो आ जाएगी, फिर रेट आ जाएगी, एक क्वांटिटी की रेट कितनी है, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जितनी जो भी आइटम है उसका, ठीक है। इस तरीके से इसको अपन कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो ये फॉर्मेट याद रखना आपको, ठीक है। अब टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी से अपन रेट ऑफ आइटम जो है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये क्वांटिटी इनटू रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी अपने पास। दिस मेथड इज मोर रिलायबल, ये बहुत ही रिलायबल मेथड है। दिस डिटेल एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन, जो अपने पास टेक्निकल सेक्शन के लिए जो अपन को रिकॉर्ड चाहिए, मतलब टेक्निकल सेक्शन का अप्रूवमेंट लेने के लिए, अप्रूव लेने के लिए अपने को डिटेल एस्टिमेट की रिक्वायर्ड पड़ती है, ठीक है ना। तो डिटेल एस्टिमेट कैन बी मेड बाय एनी ऑफ फॉलोइंग मेथड। तो डिटेल एस्टिमेट जो है वो कैसे बनाते हैं, तो कुछ मेथड है उसके लिए। तो सबसे पहले है रिवाइज्ड एस्टिमेट मेथड, रिवाइज्ड एस्टिमेट मेथड। तो ये क्या होता है, इट इज डन व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड बाय 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अगर ये रिवाइज एस्टिमेट मेथड होता है ये तब यूज किया जाता है जब भी कोई कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट उस कॉस्ट टोटल कॉस्ट की 5% से ज्यादा अगर इंक्रीज कर जाती है तब अपन रिवाइज एस्टिमेट मेथड यूज करते हैं। और कॉस्ट ऑफ व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, जब भी अपन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन कहाँ यूज किया जाता है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, ये अपन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के बेसिस पे अपन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल लेते हैं। अगर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट से अगर 10% कॉस्ट वेरी कर जाती है, ज्यादा या कम हो जाती है, तब भी अपन रिवाइज एस्टिमेट मेथड का यूज करते हैं। बात समझ में आई? हेलो, सर क्या हुआ, बात समझ में आई क्या? हरी सिंह, सतीश पवार, विवेक सिंह, यस सर, समझ में आई बात? रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है कि जब भी कोई कॉस्ट होगी, बिल्डिंग की कॉस्ट है या प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, अगर उससे 5% इंक्रीज कर जाता है वैल्यू, तो अपन रिवाइज एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। या फिर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट की 10% वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो अपन उसको रिवाइज एस्टिमेट मेथड करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हो गया सेकंड। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है कि जब भी कोई कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के साथ कोई और अपने पास ऐड करना होता है, कोई और प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, तो उस जो एस्टिमेट जो होता है
ओरिजिनल एस्टिमेट होता है, उसके अलावा अपन कोई और एस्टिमेट ऐड करते हैं या कोई और वर्क ऐड करते हैं, तब अपन उस एस्टिमेट को ओरिजिनल सेक्शनल एस्टिमेट के साथ ऐड करते हैं। तो जो वो मेरा एस्टिमेट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। यानी कि कोई सप्लीमेंट्री अपन कॉपी लेते हैं ना, कि मेरे को और वर्क करना है, और वर्क करने के लिए मेरे पास मतलब एक कॉपी चाहिए, तो अपन उसकी डिटेल जो है 10th या 12th में अपन उस एक सीट आती है उसमें डिटेल ऐड करते हैं। तो मतलब मेरे पास 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, अपन लिखते थे कि हाँ 3 कॉपी चाहिए सप्लीमेंट्री, तो वो सेम चीज है इसमें। दिस इज फ्रेश डिटेल एस्टिमेट, ये एक तरह से फ्रेश डिटेल एस्टिमेट होता है इन एडिशन टू द ओरिजिनल सेक्शनल एस्टिमेट। ये एक मतलब अलग से डिटेल एस्टिमेट होता है जिसको अपन किसके साथ एडिशन करते हैं, ओरिजिनल सेक्शनल एस्टिमेट जो होता है, मतलब जो अपने को पहले से ही सेक्शन हो चुका है एस्टिमेट, उसके साथ अपन ऐड करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड ये तब प्रिपेयर करते हैं जब अपने को एडिशनल वर्क इज आल्सो टू बी कैरिड आउट इन द प्रोजेक्ट। ये तब अपन प्रिपेयर करते हैं जब अपने को अलग से कोई काम जो है उस प्रोजेक्ट के साथ अपन करते हैं। ठीक है, द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट shows the amount of original sectional estimate। ठीक है, तो एक अपन एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं, ठीक है, उसको उसमें अपन जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसकी कॉस्ट उसमें शो कर देते हैं। ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री अमाउंट फॉर विच द अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। और सप्लीमेंट्री अमाउंट के लिए भी अपने को अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो भी अपन एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसके लिए भी अपने को पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हो गया है। अब रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज डेविएशन इन मटेरियल या डिजाइन एंड चेंज इन कंस्ट्रक्शन या आइटम ऑफ वर्क्स which requires both revised and supplementary estimate। मतलब जब भी कोई अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो अपने को कुछ डेविएशन मिल जाते हैं, या तो मटेरियल को चेंज करने में अपने को डेविएशन आ जाते हैं, या मटेरियल वेस्ट हो जाता है, या फिर डिजाइन चेंज करनी होती है, या फिर कंस्ट्रक्शन को या कंस्ट्रक्शन या आइटम ऑफ वर्क जो होते हैं उसमें अपने को चेंज करने में इसकी जरूरत रहती है। तो उन सबको उन चेंजेस को देखते हुए तो अपने को वापस से पूरा रिवाइज करना पड़ेगा एस्टिमेट, है ना, क्योंकि रेट वेरी करेगी भैया, है ना। जब भी अपन कोई आइटम मटेरियल या डिजाइन चेंज करते हैं तो रेट ऑब्वियसली बात है वेरी करेगी। तो उस रेट वेरी करने के लिए अपन क्या करेंगे, रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे, या फिर अपन एक्स्ट्रा काम भी उसमें करेंगे साथ में, तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट भी अपन उसमें ऐड करेंगे। तो ये दोनों एस्टिमेट अपन जब ऐड करेंगे, यूज लेंगे, तो उसे अपन बोलते हैं रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है भैया, समझ आई बात? चलो नेक्स्ट। रिवाइज और सप्लीमेंट्री रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट वो एस्टिमेट होता है जब भी अपन कोई भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले अपन क्या कर देते हैं, उसकी या फिर मटेरियल में चेंजेस आ जाते हैं, अपन मटेरियल को चेंज करना होता है। भाई कस्टमर बोलता है कि मेरे को ये मटेरियल नहीं चाहिए, ठीक है, और वो बोलता है कि ये मेरे को डिजाइन नहीं चाहिए, डिजाइन चेंज करो उसकी। ठीक है, और उसमें बोलते हैं कि मतलब जो एक्स्ट्रा वर्क है वो बता देता है कि ये भी वर्क करना है एक्स्ट्रा वर्क, तो वो सप्लीमेंट्री में आ गया एक्स्ट्रा वर्क। और जो मटेरियल और डिजाइन चेंज कर रहे हैं अपन, तो पहले जो कॉस्ट एस्टिमेट किया था वो अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग और डिजाइन के अकॉर्डिंग किया था, तो उसने चेंजेस के लिए बोला, तो उसमें ऑलरेडी अपने को पता है कि ये ऑब्वियसली बात है, तो कॉस्ट तो वेरी करेगी जब मटेरियल चेंज कर रहे हैं और डिजाइन भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जब मटेरियल और डिजाइन चेंज कर रहे हैं तो रिवाइज्ड कॉस्ट आ जाएगी। जब इसमें एक्स्ट्रा वर्क कुछ कर रहे हैं और अपने को कुछ एक्स्ट्रा वर्क की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में आएगा। जब ये दोनों काम हो रहे हैं तो इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, फोर्थ है अपना एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट।
एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट क्या होता है कि दिस इज एस्टिमेट इज यूज्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक पेंटिंग, वाइट वॉशिंग, पॉलिशिंग या फिलिंग द लीकेज, या अपन कह सकते हैं पोर्ट्स, ये क्या है, पोर्ट होल्स रिपेयर ईटीसी। मतलब कि जब भी अपने को रिपेयर करना होता है कोई भी स्ट्रक्चर को या मेंटेन करना होता है, उसके लिए भी एक एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट अपन कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, हर साल में अपने को इतना इसका रिपेयर होगी और इसका इतना मेंटेनेंस होगा, तो वो भी अपन एस्टिमेट उसका भी साथ में बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कंप्लीट एस्टिमेट क्या होगा जब भी, तो कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होगी। अब कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो ये थोड़ा सा ये बताया था आपको डिटेल एस्टिमेट के बारे में। अब कंप्लीट है कि उसमें कंप्लीट में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ लैंड आ जाएगी, ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, ठीक है, वो प्रॉफिट होगा, वो भी साथ में अपन कैलकुलेट करेंगे। और कंटेंजेंसी कॉस्ट मैंने बताया, वो भी इसमें आएगी, और मेन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और लेबर, मटेरियल, सुपरविजन, फिर इंजीनियरिंग कॉस्ट भी आएगी साथ में, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन भी आएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट भी आएगी। ये कंप्लीट एस्टिमेट का एक तरह से परफॉर्मा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन जो अप्रूवल होता है वो क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के बारे में मैं बताता हूँ कि जब भी कोई अपने पास कोई एस्टिमेट है, अपन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ले लेते हैं कि मेरे पास लमसम इतना खर्चा आएगा, और उस अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अगर अपन निकाल के उनको बताते हैं, तो जब भी कोई अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट जो है वो अप्रूव कराना होता है, उसके अपन बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें लिखा हुआ है, फॉर एनी प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय डिपार्टमेंट, अप्रूवल फ्रॉम कंप्लीट authority is required with respect to the cost of work on the basis of approximate estimate is termed as administrative approval। मतलब अपन approximate estimate के बेस पे अपन जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसको अपन अप्रूव कराते हैं, है ना, तो उसे अपन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं। ठीक है, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल denotes the formal acceptance by the administrative department for proposal of incurring expenditure। ठीक है, अगर वो बोलेंगे कि हाँ इतना हमारे पास फंड पड़ा है, तो वो उसको जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी फॉर्मल एक्सपेंडिचर है वो दे देंगे कि हाँ हमारे पास इतना पड़ा है फंड, चलो आपको ये हम अप्रूव कर देते हैं। अगर नहीं होगा तो मना कर देंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर सैंक्शन। एक्सपेंडिचर सैंक्शन क्या होता है, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिल जाता है, फिर अपन किसके पास जाएंगे, एक्सपेंडिचर सैंक्शन करने के लिए। ये एक तरह से बजट जो है, ये बजट देते हैं कि हाँ ये हमारे पास इतना बजट है, ये हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, दे रहे हैं। इट इज डन बाय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये एक तरह से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, इन विच इट allocate the required fund for the execution of work। ये फंड allocate कर देते हैं जो भी रिक्वायर्ड फंड होता है एग्जीक्यूशन वर्क के लिए। ठीक है, फिर आता है टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या फिर फाइनेंशियल अप्रूवल मिलने के बाद डिटेल एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट इज मेड फॉर टेक्निकल सैंक्शन। जो भी डिटेल एस्टिमेट जो भी प्रोजेक्ट का होता है वो टेक्निकल सैंक्शन के पास जाता है, वो इसको अप्रूव कर देता है, फिर अपने पास जो प्रोजेक्ट का जो फंड है वो अपन जो भी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सैंक्शन है, ये अपने को मिलने चाहिए। ठीक है, फिर आता है शेड्यूल ऑफ रेट्स। शेड्यूल ऑफ रेट क्या होती है कि लिस्ट ऑफ रेट ऑफ ऑल द आइटम लाइक मटेरियल,
like labor, transportation, etc. are mentioned in a book which is known as a schedule of rate book. यानी कि एक बुक होती है, एक बुक होती है जिसमें ऑल आइटम की रेट होती है उस बुक में,